हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 8 जून सेकेंड शिफ्ट के पेपर को एनालिसिस करेंगे। पूरे 38 जीके जीएस के क्वेश्चन हमारे पास हैं। पूरे 38 क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आंसर के साथ साथ पूरा एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताऊंगा। पहले शिफ्ट का एनालिसिस हो गया है, जो लोग नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा। और आज जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है 8 जून को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, इन दोनों शिफ्ट के आधार पर एक वीडियो मैं लाने वाला हूं, जो कि आज आधी रात या भोर तक वीडियो आ जाएगा। जिन लोगों का 9 तारीख और 10 तारीख को एग्जाम है वो लोग उस वीडियो को जरूर देखना, काफ़ी लाभ मिलेगा। ठीक है, तो अब चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आज के क्लास का पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 किस देश ने जीता? ये क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था, स्पोर्ट्स करंट अफेयर का। भारत ने जीता था। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था और भारत ने तीसरी बार पुरुष टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। भारत ने पहली बार टी20 विश्व कप 2007 में जीता था, दूसरी बार 2024 में जीता और तीसरी बार 2026 में जीता। टी20 विश्व कप जो है हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। ये भी याद रखिएगा कि इस साल भारत ने जो टी20 विश्व कप जीता, किसकी कप्तानी में जीता? तो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। चलिए अगला क्वेश्चन। आईएसएसएफ विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? अब यहाँ पे देखिए, स्पोर्ट्स करंट अफेयर में यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। आईएसएसएफ विश्व कप जो है ये एक साल में कई जगहों पर आयोजित किया जाता है, लेकिन ऑप्शन जब यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछें तो आपको ऑप्शन में देखना है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार डिसाइड होगा कि ये किस विश्व कप के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी राइट आंसर है। पलक गुलिया और मुकेश नेल्लावल्ली ये दोनों भारत के हैं और इसी साल स्पेन के ग्रेनाडा में आईएसएसएफ विश्व कप 2026 हुआ था। उसमें पलक गुलिया और मुकेश नेल्लावल्ली ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य यानी भास्कर द्वितीय ने की थी? इसका राइट आंसर है लीलावती। ठीक है, लीलावती गणित पर आधारित एक प्रसिद्ध पुस्तक है और भास्कराचार्य द्वितीय जो थे ये 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उन्होंने इसकी रचना की है, लीलावती की। अगला क्वेश्चन, वारली चित्रकला परंपरा जो जनजातीय जीवन को दर्शाने के लिए बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करती है और मिट्टी प्लास्टर की दीवारों पर बनाई जाती है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि वारली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र। ठीक है, इसका राइट आंसर था महाराष्ट्र। वारली जनजाति द्वारा ये वारली चित्रकला जो है बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गगनयान मिशन किसके द्वारा विकसित किया गया था? गगनयान मिशन जो है ये भारत का मिशन है, इसरो का, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का मिशन है। इसी गगनयान मिशन के तहत जो है ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन के तहत जो है भारत पहली बार अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा या चांद पर भेजेगा। ठीक है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उन्हें उनकी नियुक्ति के लिए उनका आयु 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 साल है। राज्यों के राज्यपाल बनने के लिए 35 साल है। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए वैसे इसके बारे में प्रावधान नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का चुनाव लड़ता है। अगर राज्यसभा का सदस्य है तो ऑलरेडी बन जाएगा 35 साल, लेकिन लोकसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु 25 साल होनी चाहिए। तो 25 साल का कोई व्यक्ति भारत का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है, इसी तरीके से जो राज्य में विधानसभा होते हैं, तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए या फिर किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए।
किसी किसी राज्य में विधान परिषद है, जो कि विधानमंडल का उच्च सदन होता है। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 साल आयु होनी चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। और संसद के उच्च सदन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 साल आयु होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल आयु होनी चाहिए। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए, भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर लगभग कितना है? तो देखिए, देशांतर और अक्षांश से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। भारत का जो सबसे पश्चिमी देशांतर है वो है लगभग 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। भारत का देशांतरीय विस्तार जो है, भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ठीक है, ध्यान देखिए, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। अब यहाँ पे आप सभी को अक्षांशीय विस्तार बताऊंगा भारत का। तो भारत का जो मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार है, देखिए यहाँ पे संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार अलग हो जाता है और भारत के मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार अलग हो जाता है, क्योंकि भारत के कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि समुद्र में हैं। ठीक है, इसलिए तो भारत का जो मुख्य भूमिका, भारत के मुख्य भूमिका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट क्या? उत्तरी अक्षांश 8 मिनट 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये भारत का मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार है। और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? संपूर्ण भारत का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नीचे। संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। रट जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई समर्थ पोर्टल पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका देखिए मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह ये 1847 से लेकर 1856 तक इन्होंने शासन किया था। तो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। निम्नलिखित में से किसे 2026 में उत्तर प्रदेश में रामसर साइट के रूप में नया जोड़ा गया? 2026 में उत्तर प्रदेश का इनमें से बताइए कौन नया रामसर स्थल है? पटना पक्षी अभयारण्य। ठीक है, पटना पक्षी अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। ठीक है, अच्छा, अभी हाल ही में देखिए जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे सुरहा ताल कहा जाता है, सुरहा ताल, इसे भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। और सुरहा ताल ये उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल बना है। सुरहा ताल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में स्थित है। रट जाइए। एक और पक्षी अभयारण्य है शेखा पक्षी अभयारण्य, शेखा झील पक्षी अभयारण्य। ठीक है, शेखा झील पक्षी अभयारण्य ये अलीगढ़ में है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है शेखा झील पक्षी अभयारण्य। ये भारत का 12वां रामसर उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर स्थल बना। ठीक है, और अभी जो मैंने आप सभी को बताया सुरहा ताल ये भारत का 100वां और उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल है। तो ये तीनों रामसर स्थल याद रखिए। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य यानी सुरहा ताल बलिया में है, शेखा झील पक्षी अभयारण्य अलीगढ़ में है, और ये जो है पटना पक्षी अभयारण्य ये एटा जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल पूछे कि उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ऊपरी गंगा क्षेत्र, ऊपरी गंगा क्षेत्र ये उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन। सर्ट इन ने 2025 में कितने साइबर मामलों का निपटारा किया था? तो सर्ट इन क्या है? सर्ट इन जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। फुल फॉर्म याद रखें, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। ये भारत की एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी है। इसने 2025 में कुल 29,44,000 साइबर मामलों का निपटारा किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्रूड बर्थ रेट यानी CBR क्या मापती है?
तो सीबीआर जो है ये किसी विशेष क्षेत्र या देश में एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या को मापता है। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी राइट आंसर है। किसी विशिष्ट अवधि में कुल जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, जो कि आमतौर पे एक साल में ये होता है, तो इसे मापा जाता है। किसी विशेष क्षेत्र या देश में एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित बच्चों की जनसंख्या को मापता है। इसे क्रूड बर्थ रेट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी से संबंधित संविधान 122वां संशोधन विधेयक किस वर्ष में पेश किया गया था? यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो देखिए, जीएसटी लागू करने के लिए जो संविधान का संशोधन विधेयक 122वां संशोधन विधेयक था, ये 2014 में पेश किया गया था लोकसभा में, लेकिन ये पारित हुआ था 2015 में लोकसभा में। ठीक है, मई 2015 में लोकसभा में ये पारित हुआ, लेकिन पेश हुआ था 2014 में। इस बात को याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन क्योंकि पूछा है किस वर्ष पेश किया गया था, ना कि पारित किया गया था। पेश किया गया था 2014 में, पारित हुआ 2015 में। ठीक है, और ये राज्यसभा में पारित हुआ, लोकसभा में तो 2015 में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ 2016 में। ठीक है, और जीएसटी लागू हुआ 2017 में। तो साल दर साल का ये किस्सा है, कंफ्यूज नहीं हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्ष 2024 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 2024 वाला पूछा है दोस्तों, ना 25 ना 26। तो 2024 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस 27 अप्रैल को मनाया गया था। विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो है ये हर साल अप्रैल माह के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। 2026 में इस साल ये दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया है। याद रखिएगा, इस साल 25 अप्रैल को मनाया गया है। 2025 वाला भी बता देता हूं, 2025 में ये दिवस मनाया गया था 26 अप्रैल को, क्योंकि ये दिवस जो है हर साल अप्रैल माह के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। चलिए 2026 वाला थीम भी जान लीजिए। 2026 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस का थीम क्या था? इसका थीम था वेटरिनरियंस गार्डियन ऑफ फूड एंड हेल्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत भारत और म्यांमार के बीच हुए फ्रेमवर्क समझौते के अंतर्गत म्यांमार में किस बंदरगाह का विकास किया जा रहा है? तो ये है सितवे बंदरगाह। ठीक है, ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत जो है भारत के सहयोग से इस बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है म्यांमार में, सितवे बंदरगाह। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में कौन से द्वीप स्थित हैं? तो भारत का अगर आप सबसे पहले थोड़ा सा ऐसे मैप बना रहा हूं, ठीक है, भारत का ये मैप, सॉरी ये ऊपर ज़्यादा खींचा गया है। भारत का ये मैप है ना, तो भारत का ये मैप है, तो ये तो साउथ है और ये है ईस्ट। और क्वेश्चन क्या पूछा है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट की तरफ कौन सा द्वीप है भारत का? अंडमान निकोबार है। आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान और निकोबार। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। कोई क्वेश्चन तो ऐसा हलवा पूछा है कि जो नहीं पढ़ा है वो भी आंसर सही मार देगा। हिमालय का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय का हिस्सा है। लेकिन अब यहाँ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है, आगामी स्विफ्ट में पूछा जा सकता है, उसे आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,848.86 मीटर, ये ऊंचाई है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले प्रथम पुरुष कौन थे? सर एडमंड हिलेरी थे। सर एडमंड हिलेरी एक और थे, साथ में एक और आदमी चढ़े थे, तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे। ठीक है, सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे, तेंजिंग नोर्गे नेपाल के थे, बाद में इन्होंने भारतीय नागरिकता ली। अगर पूछे कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला, तो पहली महिला का नाम भी याद रखना है, जुनको ताबेई। जुनको ताबेई जो कि जापान की थी, 1975 में ये चढ़ाई की थी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बता दे रहा हूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं।
दो बार माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला का नाम संतोष यादव है, भारत की थी। बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले प्रथम पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसनर और पीटर हाबेलर थे। रेनहोल्ड मेसनर और पीटर हाबेलर। प्रथम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले प्रथम भारतीय पुरुष का नाम बताइए। अवतार सिंह चीमा। अवतार सिंह चीमा। इन्होंने चढ़ाई की थी 1965 में, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली? बछेंद्री पॉल, 1984 में चढ़ी थी। एवरेस्ट पे, माउंट एवरेस्ट पे सबसे ज्यादा बार चढ़ने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? कामी रीता शेरपा, जो कि नेपाल के हैं। इन्होंने 32 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कौन सा संगठन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करता है? देखिए, दिन वाला जो मैं एनालिसिस किया था आप सभी के सामने, अगर वो वीडियो देखे होंगे आप, तो उसमें पूछा हुआ था कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन उसी क्लास में मैंने आप सभी को बताया कि किसके द्वारा दिया जाता है। तो CSIR के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये कब से दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। उलुरू, जिसे आयर्स रॉक के नाम से भी जाना जाता है, किस देश में स्थित है? आयर्स, ठीक है, आयर्स रॉक। उलुरू, जिसे आयर्स रॉक कहा जाता है, बताइए किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का मुख्यालय कहाँ पर है? BCCI का मुख्यालय मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में है। BCCI की स्थापना कब हुई थी? BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में। BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनहास हैं। मिथुन मनहास हैं, कई बार मैंने आप सभी को बताया है, BCCI के अध्यक्ष हैं। BCCI के उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष हैं। BCCI के सचिव कौन है? देवजीत सैकिया हैं। देवजीत सैकिया। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है, कहीं से भी पूछ सकता है। गौतम गंभीर जो है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। अमोल मजूमदार जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लेई अ रिथ फॉर योर सोल। लेई अ रिथ फॉर योर सोल, ये साहित्यिक कृति निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? सोमली के चक्रवर्ती इस पुस्तक के लेखक हैं। किस राज्य ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली क्वांटम परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया, जिससे वह क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित हो गया? तो ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। 14 अप्रैल 2026 को विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम परीक्षण सुविधा जो है, इसका उद्घाटन किया गया आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में किस कर ने यानी किस टैक्स ने अनेक अप्रत्यक्ष करों का स्थान लिया? तो ये है GST, ठीक है, GST ने। GST जैसे पहले वैट लगता था, उत्पाद शुल्क लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, उनके जगह पे अब एक ही जो है GST लगता है, ठीक है। GST को वन नेशन वन टैक्स भी कहा जाता है। GST भारत में लागू हुआ था 2017 में, 1 जुलाई 2017 को यह भारत में लागू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा कृषि उत्पाद पीली क्रांति से संबंधित है? पीली क्रांति से संबंधित है तिलहन, ठीक है, तिलहन। और भी बहुत सारी कृषि क्रांतियां हैं, जैसे कि हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन विशेषकर गेहूं और चावल से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है, दूध उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन। नीली क्रांति, बताइए नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से, यानी मत्स्य उत्पादन से है। इसके अलावा और भी क्रांतियां हैं, जैसे कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा मछली और प्याज उत्पादन से। झींगा प्लस प्याज उत्पादन से इसका संबंध है। अब सभी को मिटा रहा हूं, फिर से लिखूंगा और भी। पीली क्रांति तिलहन। अच्छा, अब एक है लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से है।
टमाटर प्लस मांस उत्पादन से इसका संबंध है लाल क्रांति। गोल्डन क्रांति या गोल्डन क्रांति को सुनहरी क्रांति भी कहा जाता है, सुनहरी क्रांति, इसका संबंध है फल, शहद और बागवानी उत्पादन से, फल, शहद और बागवानी उत्पादन से। ठीक है। एक है गोल क्रांति, गोल क्रांति, गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। ठीक है। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति का संबंध बताइए किससे है? उर्वरक यानी खाद उत्पादन से इसका संबंध है भूरी क्रांति का। काली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम या तेल उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध है, काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। सभी क्रांति लगभग मैंने बता दिया, और भी है कुछ, जैसे रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन, अंडा और पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति है एक, इंद्रधनुष क्रांति, तो कृषि के सभी क्षेत्रों जैसे हरित, श्वेत, नीली आदि का समग्र विकास को जो है इंद्रधनुष क्रांति कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंथन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? मंथन पुरस्कार जो है 2004 में शुरू किया गया था, 2004 में। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 10 अक्टूबर 2004 को इसे शुरू किया गया था डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन द्वारा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की जांच किसने लिखी है? तो ये पुस्तक इंग्लिश में है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। देखिए दोस्तों, बहुत सारे हिंदी टर्म ऐसा होता है कि आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जैसे दिवस के थीम हो गए, पुस्तक हो गया, तो ये तो इंग्लिश में पुस्तक है, लेकिन इस इंग्लिश के पुस्तक को हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। तो अगर हिंदी समझ में नहीं आए तो एक बार इंग्लिश वाला आप लोग क्वेश्चन जरूर पढ़ना, हिंदी भी पढ़ना, नहीं समझ में आए तो इंग्लिश वाला भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, तो आपको काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक है। इस पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। ठीक है, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, एडम स्मिथ को। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती है? हीलियम जो है ये एक निष्क्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारे ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन। पाषाण युग को सामान्यतः कितने कालों में विभाजित किया जाता है? 3 काल में। ठीक है। पाषाण काल को, पाषाण युग को 3 काल में विभाजित किया जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगला क्वेश्चन। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। रमन प्रभाव खोज की स्मृति में 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 वाला थीम भी नोट कर लीजिए, विमेन इन साइंस, कैटलिजिंग विकसित भारत, ये 2026 का विषय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया था? अनुच्छेद 370। कब रिमूव किया इसे? 5 अगस्त 2019 को इसे रिमूव कर दिया गया था। वह चिकित्सा इमेजिंग तकनीक क्या है जो आंतरिक शारीरिक संरचनाओं के विस्तृत छवियां उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करती है? चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है एमआरआई मशीन। ठीक है। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक है। कोई भी लोहा का चीज आदमी पहन के नहीं जाता है या फिर उस रूम में नहीं रहता है जहां पर एमआरआई मशीन होता है, बहुत तगड़ा चुंबकीय क्षेत्र जो है पैदा करता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आइसलैंड की आधिकारिक मौद्रिक इकाई को दर्शाता है? तो ये है आइसलैंडिक क्रोना, आइसलैंडिक क्रोना। चलिए अगला क्वेश्चन। कोलाटम लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन के अनुसार आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कोलाटम लोक नृत्य जो है ये खास करके और भी राज्य हैं जैसे कि तमिलनाडु और कर्नाटक में भी प्रसिद्ध है, लेकिन ऑप्शन में केवल आंध्र प्रदेश ही है, तो इसलिए आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। नाइक्टी बैट्राचस काली प्रजाति किस जैव विविधता हॉटस्पॉट के स्थानिक वंश से संबंधित है? तो पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट। ये जो नाइक्टी बैट्राचस काली है इसे काली नाइट फ्रॉग भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, किस शहर में स्थित है?
गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। और हाल ही में गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन बने हैं उदय कोटक। उदय कोटक। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? तो यह है निजामाबाद, जो कि आजमगढ़ जिले में स्थित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके का 1000 क्वेश्चन वाला हमने मास्टर ई बुक तैयार किया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, आप उस ई बुक को लेकर जरूर पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश में आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो बहुत ही शानदार ई बुक है, क्विक रिविजन के लिए सबसे बेस्ट है। थोड़ी सी राशि पेड करके आप इसे ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को। चलिए अगला क्वेश्चन, वह पुर्तगाली खोजकर्ता और नाविक कौन था और यूरोप से सीधे भारत तक समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो है ये 1498 में, कब? 1498 में केरल के कालीकट में पहुंचा। कालीकट, जिसे अब कोझिकोड कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है? कोझिकोड कहा जाता है। और ये वास्को डिगामा जिस जहाज से भारत में आया था उस जहाज का नाम था साओ गैब्रियल। साओ गैब्रियल, ये भी याद रखना। 1498 में ये केरल के कालीकट में उतरा था वास्को डिगामा। तो दोस्तों, आज का ये सेशन यहीं पर होता है समाप्त। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो 8 जून परीक्षा के आधार पर एक बहुत ही शानदार वीडियो आने वाला है, आज आधी रात तक या भोर तक आ जाएगा। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना, जिन लोगों का एग्जाम 9 और 10 जून को है। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।